हमारे साथ कुछ देर में रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मुझे जानकारी मिल रही है कि मेजर मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज पर आने के लिए, 5 के पंच में अपना समय देने के लिए आपका एक बार फिर आभार व्यक्त कर रहा हूं सर। अली शाह साहब, क्या लगता है आपको कितने दिन और, क्योंकि पहला प्रश्न हमारा यही रहता है, आज 20 दिन हो चुके हैं, कितने दिन और ये युद्ध चलने वाला है? क्योंकि दबाव हम देख रहे हैं, रशिया पर दबाव भी पड़ने लगा है और जो बातचीत के टेबल पर बैठा जा रहा है उससे कोई नतीजा तो नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इस युद्ध पर आखिर विराम कब लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अली शाह साहब। हर्ष भाई, आपकी बहुत ही सही बात है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हर एक का सवाल रहता है। अब बात ऐसी है कि कितना टाइम और, भाई मेरा ऐसा मानना है कि ये लंबा खींचने वाला है, ये बहुत लंबा माजरा है और बातों से कोई हल नहीं निकल नहीं रहा है। मगर बातें फिर भी जारी रखनी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि बातों से ही बात निकलती है। मगर ये दो देश ऐसे हैं कि, और रूस जो है इसकी तैयारी कितने सालों से कर रहा था जी, सालों से। और जहां पे मैं मानता हूं कि रूस को लगा कि भाई यूक्रेन जो है फट से मतलब इनके कब्जे में आ जाएगा भाई, मगर एक हाथी और चींटी की लड़ाई होती है ना, जब चींटी चाहे तो वो नाक में दम कर सकती है हाथी के, तो बस वही वाली कहानी है। लेकिन दूसरी तरीके से मैं इसको और भी देखूंगा कि भाई आप हाथी देखिए दुनिया को और चींटी देखिए रूस को। सारी दुनिया आज की तारीख में रूस के खिलाफ है, मगर ये बात भी है जस्ट के टू बी फेयर कि रूस को बहुत सालों से प्रोवोक किया गया था, मगर प्रोवोक करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जाके हमला कर दे जी। भाई इसने को गुस्सा दिलाया तो मेरे पास पिस्तौल थी तो मैं इसकी जान ले ली ना, वो कोई गलत बात हुई। तो अब कितना, और ये अगर जब भी रूस कीव पे कब्जा कर बैठता है, जब भी 24 घंटे में, 24 महीनों में, जब भी जी, तो उसके बाद भी इंसर्जेंसी, क्योंकि सिविलियंस के पास आ गए हैं हथियार और ये तो लंबा माजरा रहेगा। जैसे कि तालिबान अफगानिस्तान में देखा आपने क्या हुआ, अफगानिस्तान में तो ये इसका तो शुक्र है कि भाई केवल तालिबान थी, बाकी लोग सिविलियंस थे। यूक्रेन में तो अब 100% 100% जितने भी लोग हैं वो तो बन जाएंगे बागी, क्योंकि उनके पास आगे हथियार। उसके बाद जब यहाँ पे जब भी कीव पे कब्जा जमा लेगी रूस अपना, तो एक पीस कीपिंग सेना लगाएगी हर्ष भाई वहां पे जी। और वो पीस कीपिंग सेना उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट लगाएगी वहां पे, अपने चॉइस की गवर्नमेंट, एक पपेट गवर्नमेंट, एक पुतली टाइप, जो कि अमेरिका के विपक्ष में हो, रूस के पक्ष में हो। और पीस कीपिंग सेना वहां पे वही हाल है, बिल्कुल वही हाल है जो कि अफगानिस्तान में यूएस आर्मी थी, 20 साल तक वहां पे रही जी। और 20 साल के बाद भी, उसके बाद जाके आपने देखा हथियार, एम्युनिशन, इक्विपमेंट छोड़ गई तालिबान के लिए अल्टीमेटली। और अगर थोड़ा इतिहास में जाए हर्ष भाई, तो मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं 9th सेंचुरी में जी। 9th सेंचुरी में बड़ी दिलचस्प बात है ये। 9th सेंचुरी में एक जगह थी कीव रूस जी। कीव रूस की राजधानी थी कीव। अब देखिए कीव, वहां के जो हेड थे वो थे क्राउन प्रिंस व्लादिमीर, रशियन में व्लादिमीर बोलेंगे और यूक्रेन में व्लादिमीर बोलेंगे। और इत्तेफाक की बात है, संजोग की बात, अगर आप देखें तो आज की तारीख में दोनों देशों के राष्ट्रपति व्लादिमीर ही हैं जी जी। और अब मैं आपको बात थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं हर्ष भाई, आपको मैं ले जाता हूं 1954 में, तब प्रेसिडेंट निकिता थे रूस के जी। इन्होंने यह फैसला किया कि जो क्रीमिया जो बेल्ट है, क्रीमिया पेनिनसुला है, वो क्रीमिया दे दी जाए यूक्रेन को। क्यों? इससे जो भाईचारा होगा जो रूस का और यूक्रेन का, वो बढ़ेगा जी जी। मगर यूक्रेन तो ऑलरेडी एक तरीके से रूस के हिस्सा थी वो है, तो इसमें मगर कोई भाईचारा हुआ नहीं, बल्कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसआर का, कोल्ड वॉर के बाद। अमेरिका और रूस की बहुत लंबी कोल्ड वॉर चली थी जी जी। और जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 15 हिस्सों में यूएसआर बढ़ गई थी। और उस टाइम पे एक और ये आश्वासन जेम्स बेकर, जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दिया था मिखाइल गोर्बाचोव को कि नेटो का एक्सपेंशन ईस्ट जर्मनी के ईस्टवर्ड्स नहीं होएगा, 1 इंच नहीं होएगा। शायद वो 1 इंच की बात नहीं कर रहे थे, वो मीलों, कोसों मीलों की दूरी की बात कर रहे होंगे वो। बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए हर्ष भाई, नेटो में और राष्ट्र आते गए, कम राष्ट्र थे, 16 राष्ट्र आए, 2004 में और राष्ट्र आए, 2008 में रूस ने कर दी थी कि भाई नहीं, अभी जॉर्जिया और यूक्रेन
नेटो में शामिल नहीं होंगी। कोई दादागिरी की बात नहीं थी। ये बात थी कि रूस ने यह भी कहा था अमेरिका को, अगर हम अपना वॉर्सो पैक्ट जो कि 1955 में साइन हुआ था, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स नेटो की तरह ही थे। नेटो के ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो सोवियत जो राष्ट्र है, रूस की जो विस्तारवादी है, वो आगे गतिविधि आगे ना बढ़े। और वॉर्सो पैक्ट की भी वही ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन वो रूस की तरफ से थे, अपनी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी अपनी रक्षा करने के लिए। अब वॉर्सो पैक्ट ने बोला कि हम समाप्त कर देंगे वॉर्सो पैक्ट, आप करिए नेटो भी समाप्त। वॉर्सो पैक्ट तो समाप्त हो गया, नेटो आज तक समाप्त नहीं हो पाया। बिल्कुल उल्टा नेटो और बढ़ता ही गया। और इसी की आपत्ति थी, क्योंकि अब लोग अभी भी मेरे से पूछते हैं, आपको ताजुब होगा हर्ष भाई, मगर अच्छे पढ़े लिखे लोग मेरे से पूछते हैं, आज शाम की बात तक बता रहा हूं मैं आपको, बड़े सीनियर विद्वान लोग, कि भाई ऐसी क्या बात है, रूस को क्या आपत्ति हो रही है अगर वो यूक्रेन नेटो में जाता है तो उसकी मर्जी है। नहीं भाई, सोवरेनिटी है, जायज सवाल है आपका, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एक बार जबान दे दी गई हो, उससे बढ़कर कोई बात नहीं होती, उस पर अटल रहना चाहिए। और हम ये नहीं कह सकते वो जबान तो भाई मैं जो जॉब छोड़ दी, अब तो मैं नया आया हूं, मेरे से पहले जो जॉब में थे वो करे थे। अरे है तो आपकी कंपनी, है तो टीम आपकी। अरे इससे पहले राष्ट्रपति वो थे, प्रेसिडेंट विक्टर साहब थे, ये थे वो, अब तो आप है राष्ट्रपति, अब तो आप है लीडर। मैं तो मार्च 2019 में आया, आप नहीं कह सकते ना। तो अब देखिए बात ऐसी है कि जब उसके बाद फिर 2013 दिसंबर की बात है ये हर्ष भाई जी, जब रूस जो है, इन्होंने, बल्कि यूक्रेन की बात करता हूं मैं, यूक्रेन ने एक ईयू डील, यूरोपियन यूनियन, जो कि उसमें आना बहुत ही एक शान माना की बात है और बहुत ही प्रिविलेज मिलती है, इकोनॉमी को भी फायदा होता है, ट्रेड में भी फायदा होता है, हर जगह से आपका देश तरक्की कर सकता है। तो जब बात चली यूरोपियन यूनियन की डील जब आई यूक्रेन के पास, यूक्रेन ने ठुकरा दिया। और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने रूस से $15 बिलियन का बेल आउट ले लिया। तो लोगों को लगने लगा कि यूक्रेन के लोगों को कि ये तो हमारे देश को बेच खाएगा। तो उस पर प्रोटेस्ट हुई, और वो मैदान में प्रोटेस्ट हुई, जिसको आज की तारीख में हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नाम से जानते हैं। यूक्रेन बड़ा मशहूर है। अब क्या हुआ, जो वहां पे राष्ट्रपति थे उनको तो वहां से भगा दिया यूक्रेन से, वो चले गए रूस। और उसके बाद, और जो अभी के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब, इन्होंने भी उन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। और तब ये बड़े अच्छे सक्सेसफुल एक्टर थे और बहुत लोग इनको सराहते भी थे, चाहते भी थे। अब जब ये चले गए रूस, तब जो ईस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं जो कि रूस को फेवर करते हैं, ये बहुत नाराज हुए। और जो वेस्टर्न यूक्रेन के लोग हैं जो कि रूस को शक की नजर से देखते हैं, 70% है वो, ये इन्होंने बोला कि नहीं, कि अब वो चले गए, ठीक है, अब नई सरकार आएगी। 2017 में ये मामला गर्मा गर्मी में आया कि भाई यूक्रेन नेटो में आएगी। और 2007 में, 10 साल पहले उससे, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने कह भी दिया था कि नहीं, ये एक फ्रेंडली वार्निंग दी थी एक सेमिनार के बाद, बड़े जोकिंगली, मजाकिया तरीके में, मगर उनकी बात लोगों ने मानी नहीं, सीरियसली ली नहीं। अब क्या हुआ, उनकी स्ट्रैटेजी देखिए। अब आपके सवाल पे आते हैं, और कब चलेगा ये युद्ध, ये लंबा खींचने वाला है। और अगर आपको मैं और इतिहास में ले आऊं, देखिए बात ऐसी है, 28 जून 1914 में बोस्निया में एक असैसिनेशन हुआ था। किनका? जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एयर थे उनका, एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने किया था वो असैसिनेशन। उसके ठीक एक महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे जंग छेड़ दी। बिल्कुल। और दो राष्ट्रों के बीच में जंग थी, और राष्ट्र बीच में नहीं आना चाह रहे थे। उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन साहब, उन्होंने कह दिया कि हम तो इस जंग में हिस्सा लेंगे ही नहीं जी। तो 2014, 2015, ये 1914, 1915, 1916, 1917, 16 से 18 मार्च, 16, 17, 18 मार्च टू 1917, तब जर्मन बोट्स, जो यू बोट्स थी और सबमरीन थी, उन्होंने ब्रिटेन को घेर लिया था। और ब्रिटेन को घेरने के बाद उनका प्लान यह था कि इन पे कोई सप्लाई ना जाए, ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो जाए, तो वो एक तरीके से चौक हो जाएगा। जी। सारी इनकी सांसें हम काट देंगे। तब अमेरिका की 3 जहाज थे जो जर्मनी ने गिरा दिए थे, डुबा दिए थे जी। और तब अमेरिका प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन तब जाके जंग में आए
कितने साल लगा दिए। और वही पैटर्न आपको मैं दिखाता हूं एक तरीके से। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे। बिल्कुल सही। एक राष्ट्र आया, दो राष्ट्र आए, इस तरीके से, और वो दूसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गया। और अब आप एक और, अगर मैं समाप्त करूंगा यहाँ पे, आप देखिए अगर लॉजिक दिखाएं, देखें तो अभी पूरे विश्व में चल क्या रहा है। देखिए इजराइल और फलस्तीन, हमने देखा क्या हुआ, ब्लड बाथ, ठीक है। ईरान और इजराइल की नहीं पट रही, ईरान और अमेरिका की नहीं पट रही, अमेरिका की और नॉर्थ कोरिया की नहीं पट रही, अमेरिका की और क्यूबा की नहीं पट रही, अमेरिका की और रशिया की नहीं पट रही है, अमेरिका की और चाइना की नहीं पट रही। चाइना अपने पड़ोसियों से बदतमीजी कर रहा है, हमारे साथ भी जो पूरा 3488 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहां पे वो नाइलॉन एक्चुअली कंट्रोल है, वहां पे वो अपने तट से बस नहीं हो रहा है। चाइना की नहीं पट रही, वियतनाम से, मलेशिया से, पैलेस्टीनियन से। चाइना कहता है कि चाइना ताइवान पे किसी भी वक्त अगले 10 सालों में हमला कर बैठ सकता है। अब आप देखिए विश्व में चल क्या रहा है। हम एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तालाब में, बिल्कुल, उससे सुनामी भी आ सकती है। बिल्कुल, एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग लगा सकती है। और कहीं ना कहीं ये समय कहता भी है, समय कहता भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन चीजों को समझाने के लिए, आभार आपका, आपने समय दिया 5 के 5 प्रोग्राम में। फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, मेरे पास समय इतना ही था, माफी चाहता हूं आपसे। फिलहाल मेजर मोहम्मद अली शाह साहब थे और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हालात आखिर कैसे बने हुए हैं।